ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। ये एरर्स का चैप्टर चल रहा था। डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन एरर्स का चैप्टर चल रहा है। इसमें हम लास्ट क्लास तक टाइप्स ऑफ एरर्स और कितने टाइप्स की कैलकुलेटेड एरर्स होती हैं वो सब हम देख चुके थे कि 3 टाइप की एरर्स हम कैलकुलेशन में देख चुके हैं। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होती थी। एब्सोल्यूट एरर ये डिफरेंस होता था जो भी ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता था उसको हम कहते थे एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर्स हर एक मेजरमेंट में आती है। तो इन सब को क्या करते थे हम इनका मीन लेते थे। मीन एब्सोल्यूट एरर आता था उन सबका एवरेज। जब हम सबका एवरेज निकाल लेंगे तो वो चीज़ बन जाती है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसी मीन एब्सोल्यूट एरर को जब हम उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते थे तो हमें मिलता था उसका रिलेटिव एरर। और इस रिलेटिव एरर को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है परसेंटेज एरर। ओके ओके, तो अब मूव करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। इसके बेस पे ऊपर एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, क्वेश्चन कहता है कि वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, मतलब पेंडुलम जो है, पेंडुलम जिस टाइप का पेंडुलम बॉब होता है, तो वो पेंडुलम बॉब अपने जो मोशन कर रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ये कह रहा है कि किसी भी सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेटरी मोशन में पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी कि उसका टाइम पीरियड जो है वो निकाल रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग टर्न्स आउट टू बी 2.60 सेकेंड, 2.56 सेकेंड्स, 2.42 सेकेंड्स, 2.71 सेकेंड्स एंड 2.80 सेकेंड्स। यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 मेजरमेंट इन्होंने किया है। कह रहा है कि कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। तो हमें सबकी कैलकुलेशन करनी है, एब्सोल्यूट एरर की, रिलेटिव एरर की एंड परसेंटेज एरर की। तो सबसे पहले देखिए, हमें 5 वैल्यूज़ दी गई हैं। हमें 5 वैल्यूज़ तो दी गई हैं लेकिन ये नहीं पता है कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है। तो इसकी ट्रू वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें इन सब का एक एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकाला हमने? हमने एवरेज निकालने के लिए जितनी भी टोटल मेजरमेंट्स थी, 2.63, 2.56, 2.42 एंड 2.71 एंड 2.80, इन सब का एवरेज निकाल लिया। सबको सम अप किया, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, तो हमारे पास में आ गया आंसर 2.625 सेकेंड्स। ये ट्रू वैल्यू है टाइम पीरियड की। तो इसको मैं टी टी से भी डिनोट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया? ये ट्रू वैल्यू है, या इसको हम एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट की एक्चुअल वैल्यू ये है। ठीक है, अब हम इस एक्चुअल वैल्यू से रिलेट करके देखेंगे कि बाकी सारे मेजरमेंट्स में कितना कितना एरर आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हर एक एरर को, हर एक मेजरमेंट को हम ट्रू वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग जो थी, फर्स्ट रीडिंग के लिए हमने एरर मान ली डेल्टा T1। हमने कहा कि 2.63 सेकेंड्स की एरर थी, उसमें से ट्रू वैल्यू जो है 2.625, इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चला कि 0.005 सेकेंड्स की एरर जो है एक्स्ट्रा आ रही है। इसी तरीके से डेल्टा T2 को निकाला, 2.56 में से 2.625 को माइनस करेंगे, ये नेगेटिव में आ रही है 0.065। हमने पहले भी बताया था कि जो एब्सोल्यूट एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव भी होंगी, ज़ीरो भी होंगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ में साइन आता है। यह है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। नेक्स्ट डेल्टा 3, जब T3 जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2.42 को माइनस 2.625 करेंगे, हमें वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 0.205। इसी तरीके से T4 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0.09, और T5 निकालेंगे डेल्टा T5 तो इसकी वैल्यू आ गई 0.175। तो ये सारी तो एब्सोल्यूट एरर्स हैं। अब क्या करना है? अब एब्सोल्यूट एरर्स के आगे आप मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हैं या फिर उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि जो ये एब्सोल्यूट एरर्स होती हैं, एब्सोल्यूट एरर्स में जब इनका मीन कैलकुलेशन किया जाता है तो वहाँ पर हम इनके साइन को यूज़ नहीं करेंगे।
क्यों यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है कि इस एरर में मैक्सिमम कितनी एरर जो है वो आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबका समेशन करेंगे और मैग्नीट्यूड्स का समेशन करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से। तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें एक मीन मिल जाएगा, यानी कि वहाँ से हमें रेंज जो है वो डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी। तो रेंज हम डिसाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे? रेंज डिसाइड करने के लिए सभी एरर्स का डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, T4 एंड T5, इन सभी एरर्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, उन मैग्नीट्यूड्स को हम सम अप करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.005 प्लस 0.065, सबको सम अप किया, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। इसकी वैल्यू है 0.54 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड करने पे हमें मिलता है वो 0.108। अब ये जो 0.108 है, इसको मैं नियरली इक्वल टू 0.11 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको, ये राउंडिंग ऑफ की कैलकुलेशन है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि भाई राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, इसको हम आगे करेंगे। तब तक ये समझ लीजिए कि इसका जो मीन एरर जो आया है 0.11 सेकेंड्स का आया है। तो इसका मतलब हमें रेंज क्या मिलेगी, हमें इसकी रेंज मिल जाएगी कि 2.625 ये हमारे पास में ट्रू वैल्यू थी। इसमें से प्लस मैं कर दूंगा 0.11 सेकंड को और माइनस कर दूंगा 0.11 सेकंड को, तो मुझे अपर लिमिट मिल जाएगी और लोअर लिमिट मिल जाएगी। जब मैं इसको ऐड करूंगा 2.625 में, तो हमें अपर लिमिट मिल जाएगी, और जब मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो उस केस में हमें मिलेगा इसकी लोअर वैल्यू। क्लियर है? तो ऐड करो तो इसमें क्या आएगा, ये हो जाएगा 2.636 सेकेंड, ये इसकी अपर लिमिट है। और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 614 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो इनके बीच में लाई करेंगी। इसका वैल्यू मतलब हो गया कि इनकी वैल्यू जो है इसके बीच में, ये इसकी अपर लिमिट और ये इसकी लोअर लिमिट। नेक्स्ट आते हैं, हमें यहाँ तक तो मिल गया ये हमें मीन एरर तक तो मिल गई। अब हमें कैलकुलेट करनी थी इसकी रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए हमने क्या कहा था कि जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर आई डेल्टा टी, उसको हम अगर डिवाइड कर दें इसकी ट्रू वैल्यू से, टी से, तो ये हमें देगा रिलेटिव एरर। इसको मैं लिख देता हूँ RE से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, ट्रू वैल्यू। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आई थी, डेल्टा टी की वैल्यू आई थी 0.11, डिवाइड करेंगे इसकी ट्रू वैल्यू से 2.625 इज इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.004। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 0.11 डिवाइडेड बाई 2.625 इज 0.419 आता है, 0.04149, ठीक है, इतना आता है। ये हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गई है रिलेटिव एरर। अब इस रिलेटिव एरर से हमें कैलकुलेट अगर करना हो परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए हमने कहा था कि जो रिलेटिव एरर होती है उसी रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.041 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 4.1%, ठीक है। तो ये हमारे लिए परसेंटेज एरर आई। ये देखिए यहाँ पे हमने वही कैलकुलेशन किया है, डेल्टा टी अपॉन टी ये रिलेटिव एरर है, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ गया हमारे पास में 4.1%।
तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, हम किसी भी क्वेश्चन में हमें एरर की कैलकुलेशन करनी हो तो इसी प्रोसीजर के साथ में हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसकी एवरेज निकाल लेंगे। अगर इन केस अगर उसकी ट्रू वैल्यू नहीं दी है या उसकी एक्चुअल वैल्यू को मेंशन नहीं किया गया है तो उस केस में हम मान के चलेंगे कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए उस एक्सपेरिमेंट का जो एवरेज आएगा वो मीन एवरेज ही उसका ट्रू वैल्यू होगा। ठीक है, ये हम मान के चलेंगे। अब मीन वैल्यू आ गई तो मीन वैल्यू आने के बाद में हम क्या करेंगे, हर एक रीडिंग में कितनी कितनी उसकी एरर आई वो एरर की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो एरर रहेगी इस एरर को हम कहेंगे कि ये है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फिर इंडिविजुअली हर एक कैलकुलेशन में एरर निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, सभी कैलकुलेशंस का मीन लेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि मीन लेते टाइम हम क्या करेंगे, सभी के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही लेंगे, कंसीडर करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही कंसीडर करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके जो साइन है, नेगेटिव साइन है, हम उसको इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें मीन कैलकुलेट करना है और एब्सोल्यूट एरर्स की जब मीन कैलकुलेट की जाती है तो वहाँ पे साइन मतलब वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को ध्यान दिया जाता है, मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस किया जाता है कि ये रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, एरर का रेंज। तो एरर का रेंज के लिए हमने वो सभी के मैग्नीट्यूड को ऐड अप किया, ऐड करने के बाद में नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दिया, वहाँ से हमारे पास में मीन निकल गया, मीन एरर निकालने के बाद में जब रिलेटिव एरर निकालना है तो उसी मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर देंगे उसकी ट्रू वैल्यू से। वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा रिलेटिव एरर, और इस रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा परसेंटेज एरर। ओके, नेक्स्ट करते हैं आगे, है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अभी तक हमने एरर तो कैसे कैसे कैलकुलेट करना वो तो पता चल गया, लेकिन जनरली क्या होता है कि सपोज़ करो कोई जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे सपोज़ करिए ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करना था। ओम्स लॉ था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये हमारे पास में ओम्स लॉ है। अब इस ओम्स लॉ को वेरीफाई जब हम करेंगे तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पर पोटेंशियल भी है, करंट भी है। सपोज़ करो मुझे उस वायर का अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता तो उस केस में मुझे क्या चाहिए, उस केस में मुझे पोटेंशियल भी दिया हुआ है, उस केस में मुझे करंट भी दिया हुआ है, दोनों की हेल्प से मुझे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता। अब सीधी सी बात है, अगर हमारे पास में जो वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज को मेज़र करेगा, वोल्ट मीटर है, एक डिवाइस है, ऑब्वियस है कि उसके अंदर कोई ना कोई एरर होगी। और इसी तरीके से करंट जो होता है, करंट को मेज़र करने के लिए अमीटर होता है, तो अमीटर के अंदर भी वो भी एक डिवाइस है, उसके अंदर भी कोई ना कोई एरर होगी ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम मेज़र कर रहे हैं तो जो मेजर्ड क्वांटिटी आएगी तो वहाँ से जो भी रेजिस्टेंस को जब भी फाइंड आउट किया जाएगा तो वो रेजिस्टेंस ट्रू वैल्यू थोड़ी नहीं देगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस में भी कोई ना कोई एरर होगी। तो ये कहता है कि इस तरह की जब क्वांटिटीज़ आ जाती हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, या फिर उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, प्रोडक्ट किया जा रहा है, डिवाइड किया जाता है, तो इस तरह की क्वांटिटीज़ में कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, एरर्स का क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें अलग अलग तरीके थोड़े से अपनाने पड़ते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स। तो जब हम सपोज़ कर लीजिए कि दो क्वांटिटीज़ हैं ए एंड बी, अब उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमें कोई तीसरी क्वांटिटी मिलती है। जैसे एक एग्जांपल हम देना चाहें तो हम रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, है ना। लेंथ और ब्रेड्थ का उसका जो समअप है उसका डबल कर देते हैं तो वो हमें उसका पेरीमीटर मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ली है लेंथ की, दूसरी ली है ब्रेड्थ। तो एक तरीके से हैं तो दोनों सेम, मतलब डायमेंशन इनकी सेम है, लेकिन क्वांटिटीज़ देखने में तो हम कह रहे हैं कि दो अलग अलग हैं। तो जब हम इनका एडिशन कर रहे हैं, अब हमने कहा कि मान लीजिए कि एल के अंदर भी कोई ना कोई एरर है और बी के अंदर भी एरर है, तो जब दोनों का एरर के साथ ऐड किया जाएगा तो ये जो पेरीमीटर हम काउंट कर रहे हैं इसमें भी तो एरर आएगी। तो हमने मान लिया, सपोज़ कर लीजिए कि जो ये मान लीजिए इसको ए कह दे रहा हूँ, एल की जगह मैंने मान लिया ए है, और ये स्मॉल बी की जगह क्वांटिटी बी है। तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों के समअप करने से हमें एक पी की जगह एक नई क्वांटिटी जेड मिल जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी।
तो हमने मान लिया z इक्वल्स टू a प्लस बी, एक नई क्वांटिटी मिल रही है। अब ये कह रहा है कि सपोज कर लीजिए कि a के अंदर जो एरर है वो डेल्टा a है और b के अंदर जो एरर है वो डेल्टा b है। तो सीधी सी बात है, जब हम एरर के साथ में हम इसको ऐड करेंगे तो उस केस में जो z है उसमें भी एरर आएगी। तो हमने मान लिया कि z की जो एरर है वो डेल्टा z है, ठीक है, डेल्टा z वो z की एरर है और डेल्टा a की एरर है, डेल्टा b की एरर है। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हमने कहा कि डेल्टा z जो है ओके अब डेल्टा z जो है इसको हमने ऐड किया z के अंदर, तो ये हमें एक्चुअल मेजर्ड क्वांटिटी बताएगा कि मेजरमेंट के बाद में जो नई क्वांटिटी आई उसके अंदर क्या वैल्यू आई, क्योंकि हमने यहाँ पे एरर को काउंट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे जब z प्लस ए प्लस माइनस डेल्टा z कर रहे हैं तो a और b इन दोनों को भी हमें एरर्स के साथ ही ऐड करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इस तरीके से z प्लस माइनस डेल्टा z को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ये जो a और यहाँ का b है इन दोनों को आपस में समअप करके एक साथ लिख दिया, ये लिख दिया हमने a प्लस बी, प्लस माइनस कर लेंगे डेल्टा ए और डेल्टा बी, इन दोनों में से यहाँ डेल्टा ए से और डेल्टा बी में से हमने कॉमन ले लिया प्लस माइनस को, अंदर बच गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो z प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये a प्लस बी, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से z के बराबर थी तो a प्लस बी की जगह मैंने पुट कर दिया z, ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो कैंसिल आउट करने के बाद में बचा यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एक क्वांटिटी मेज़र कर ली, सॉरी एरर जो है इसकी जो मेजर्ड क्वांटिटी, उस मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर टोटल कितनी एरर होगी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये हमारे लिए फार्मूला हो गया, क्लियर है। तो एडिशन के लिए ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूले को याद रखना है। अब इसके बेस पे चेक करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाई ए थर्मोमीटर आर T1 इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो T1 की रीडिंग है 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके साथ में प्लस माइनस 0.5 डिग्री का मतलब हो गया कि इसने एरर दे दी कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर T1 के अंदर है 0.5 डिग्री की। इसी तरीके से T2 को जब कहा, इसने T2 का रीडिंग तो कहा कि 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसकी एरर है 0.5 डिग्री। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर। तो अब यहाँ पे इसने उल्टी बात कही, इसने कहा कि टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड आउट करिए। तो टेम्परेचर का डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे सीधा सीधा। तो हमने T1 को लिखा 50 प्लस माइनस 0.5 माइनस करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो ये डेल्टा टी यहाँ पे मैं टेम्परेचर डिफरेंस को के लिए शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 50 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो वो तो आंसर आ गया 30, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो एरर इस 30 के साथ में जो एरर आएगी वो एरर क्या होगी, दोनों क्वांटिटीज़ में, दोनों रीडिंग्स में जो टोटल एरर थी उनका समेशन होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस होने के बावजूद यहाँ पे हमने 0.5 और इस 0.5 को दोनों को सम कर दिया। तो हमने कहा कि 1 डिग्री सेल्सियस हो गया और ये 1 डिग्री सेल्सियस को हमने 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर ऐड कर दिया। तो हमारे पास में क्या बचिया, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी अपर लिमिट हो गई, सॉरी इसकी अपर लिमिट हो गई 31 डिग्री सेल्सियस की, अपर लिमिट हो गई 31 डिग्री सेल्सियस की और लोअर लिमिट क्या हो गई 29 डिग्री सेल्सियस की, क्लियर है। इसकी अपर लिमिट हो गई 31 और लोअर लिमिट हो गई 29 डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ में, एक बार जल्दी से वापस समझ लेते हैं क्या किया हमने। डेल्टा टी के बाद में देखते हैं, यहाँ पे T2 माइनस T1 किया था, T2 50 था, 50 प्लस माइनस 0.5 था और T1 20 प्लस माइनस 0.5 है, ठीक है। अब जब डिफरेंस लेना है हमें तो हम नॉर्मल जो मेज़रमेंट्स हैं 50 और 20 इनको तो डायरेक्ट मेज़रमेंट्स को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। T2 इज इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस 0.5 और T1 इज इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.5, ठीक है।
जब हम इसका डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस के लिए हमने कहा ये डेल्टा टी हो गया, तो 50 में से 20 माइनस किया, हमें मिला 30 तो हमें डिफरेंस मिल गया। लेकिन अब इसके साथ साथ में हमें प्लस माइनस करके इस कैलकुलेशन की जो एरर है उस एरर को भी तो लिखना है। तो यहाँ पर जो एरर होगी ना, उस एरर को हम क्या करेंगे, दोनों एरर्स का समेशन, फर्स्ट में एरर थी 0.5, सेकेंड में एरर थी 0.5, तो दोनों को जब समअप किया तो हमें मिला 1.0। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो डिफरेंस आया है, दोनों टेम्परेचर जो डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया है, उस डिफरेंस के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस का एरर जो है हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा। इसके ऊपर और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप प्रैक्टिस करिए उसको बुक से देख के, ठीक है। इसके आगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह रहेगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, और अगर कोई पावर में है तो उस केस में एरर्स की वैल्यू क्या होंगी, तो वो सब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक यू।